गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, खम्मा घनी, राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर। आज है दोस्तों 11 मार्च और इस वीडियो के अंदर भास्कर और पत्रिका की न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ में राजस्थान का करंट अफेयर्स कवर करेंगे और वीडियो के एंड के अंदर 10 करंट अफेयर्स के क्विज भी डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर क्या खास रहने वाला है, इस वीडियो के अंदर आप सभी के लिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य सूचना आयोग, इनके बारे में भी क्या कि वीडियो के अंदर बात करेंगे। कोटा का जो अबेड़ा जियोलॉजिकल पार्क है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन मोटिवेशन कोट के साथ में कि बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी तो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी तो अपने सपनों के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं दोस्तों। जो आपने जिस तरह के हालात चल रहे हैं उससे निराश मत हुए, मुस्कुराते रहिए। जो आपने आने वाले 5 से 6 महीनों के अंदर जो भी टारगेट रखा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो दोस्तों, उसके हाथ धो के पीछे पड़ते रहिए। अपने को 2022 ये साल है, इस साल के अंत तक बेरोजगारी से दूर जाना है, बेरोजगारी से निकलना है दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। एक सबसे पहले न्यूज़पेपर की कटिंग के बारे में बात करते हैं कि केवलादेव से मुकंदरा हिल्स के अंदर 6 चीतल वगैरह हैं वो सरकार के द्वारा शिफ्ट की गई है। कितने चीतल? 6 चीतल। इस चीतल के बारे में भी बात करेंगे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में भी बात करेंगे। मुकंदरा हिल्स है इसके बारे में भी बात करेंगे। न्यूज़पेपर के अंदर इतना सा है, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ कि अपन बैकग्राउंड के साथ में कैसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उससे आधा दर्जन चीतल हैं वो मंगलवार को कोटा के जो मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है उसके अंदर शिफ्ट किया गया है और प्रदेश के अंदर ऐसा पहली बार हुआ है। राजस्थान के अंदर ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों, जहां एक राष्ट्रीय उद्यान यानी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से दूसरे के अंदर किसी वन्य जीव यानी टाइगर को छोड़ के, टाइगर का पहले भी क्या कि प्रदेश के अंदर एक राष्ट्रीय उद्यान से दूसरे राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ट्रांसफर किया गया, लेकिन किसी वन्य जीव का राष्ट्रीय उद्यान से किसी वन्य जीव का यानी चीतल है उसका पहली बार प्रदेश के अंदर शिफ्ट हो रहा है दोस्तों। तो इस तरह का उदाहरण है वो देखने को मिलेगी, इनके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक ट्वीट के अंदर अपने को बहुत काम की चीज़ मिल रही है। मुख्यमंत्री साहब के द्वारा एक ट्वीट किया गया था इसी के मैटर के बारे में। इसके अंदर एक बोम्बा टेक्निक के बारे में बात की गई, यूज ऑफ बोम्बा टेक्निक फॉर हर्बीवोर ट्रांसलोकेशन, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या है कि इस तरह की टेक्निक है वो यूज की गई। ये जो आप देख सकते हो ना नाल टाइप का, इतना लंबा नाल टाइप का है जिससे क्या है कि इनका ट्रांसफ़र वगैरह किया गया था, ट्रांसलोकेट किया गया था चीतल को, ठीक है। तो याद रखना कि हाल ही के अंदर किस टेक्निक के माध्यम से चीतल को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से मुकंदरा हिल्स के अंदर ट्रांसफ़र किया गया था, तो बोम्बा तकनीक से, ठीक है। BOMA, ये मुख्यमंत्री गहलोत साहब के ट्वीट के अंदर क्या कि ये जानकारी दी हुई दोस्तों। तो इस तरह अपन चीज़ों को कवर करते हैं। आइए अब चीतल के बारे में जानते हैं। चीतल क्या है भाई? चीतल को चीतल या चीतल मर्ग या चित्तीदार हिरण के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो स्किन वगैरह रहती है, उसकी जो ऊन वगैरह रहती है, ऐसी चित्तीदार क्या कि हिरण के रूप में रहती है, ठीक है। ये कुल का प्राणी है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये श्रीलंका के अंदर, नेपाल के अंदर, भूटान, बांग्लादेश, भारत, जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके अंदर ये चित्तीदार मर्ग या चित्तल हिरण वगैरह है ये पाई जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ इलाका वगैरह है जहाँ पे क्या है कि बहुत कम ये पाई जाती है। अपनी प्रजाति का ये एकमात्र जीवित प्राणी है। चित्तीदार हिरण या चीतल अपनी प्रजाति का एकमात्र जीवित प्राणी है दोस्तों। इसका साइंटिफिक नाम क्या, देखो इसका साइंटिफिक नाम है एक्सिस एक्सिस, ठीक है। इसका AXIS ये डबल है दोस्तों, ये इसका साइंटिफिक नाम है, याद रखना। और IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर ये लिस्ट कंसर्न के अंदर आता है। चीतल है जो IUCN की रेड लिस्ट के अंदर दोस्तों लिस्ट कंसर्न के अंदर आता है। ये आप याद रखना, LC याद रखिए आप, ठीक है। ये चीतल के बारे में था। अब केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में बात करते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे दोस्तों? भरतपुर के अंदर है। इसको घना पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है, घना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। ये पक्षियों के लिए स्वर्ग है। यहाँ पे लगभग 425 प्रकार के जो प्रजाति के पक्षी वगैरह हैं वो इस नेशनल पार्क के अंदर आते हैं दोस्तों, पाए जाते हैं। इसीलिए केवलादेव राष्ट्रीय जो उद्यान है या नेशनल पार्क है उसको पक्षियों का स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ये जो नेशनल पार्क है ये राजस्थान के पूर्वी द्वार
राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कौन सा है? तो भरतपुर है। भरतपुर के गंभीरी और बाण गंगा नदियों के संगम पे कौन सी दो नदियों के संगम पे पाया जाता है? गंभीरी और बाणगंगा नदियों के संगम पे पाया जाता है दोस्तों। इसका जो नेशनल पार्क का दर्जा है वो 26 अगस्त 1981 के अंदर 26 अगस्त 1981 के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। किसको? केवलादेव नेशनल पार्क को। ठीक है, इससे पहले ये वन्यजीव अभ्यारण्य था, याद रखोगे। ये यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर सूची के अंदर भी शामिल किया गया है। आईयूसीएन की जो यूनेस्को है, यूनेस्को के द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची के अंदर 1985 के अंदर 1981 के अंदर नेशनल पार्क का दर्जा, 1985 के अंदर यूनेस्को की धरोहर के अंदर शामिल किया गया था। ये एक रामसर स्थल भी है। क्या है दोस्तों? रामसर स्थल भी है। इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर, भारत की दो है जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर शामिल है। एक तो चिल्का झील हो गया, एक केवलादेव नेशनल पार्क है। इन दोनों को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर शामिल किया गया है। रामसर स्थल, रामसर कन्वेंशन, जो वेटलैंड्स वगैरह है, आर्द्र भूमि है, उनके संरक्षण से संबंधित एक समझौता हुआ था 1971 के अंदर, रामसर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, इसके अंतर्गत भी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, उसको शामिल किया गया। डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली, जम्मू कश्मीर के पक्षी वैज्ञानिक थे। ठीक है, डॉक्टर सलीम अली, जो ज़्यादातर अपना जीवन वगैरह है वो केवलादेव नेशनल पार्क के अंदर बिताया था दोस्तों। इसी अभ्यारण्य को 2006 के अंदर सफ़ेद सारस वगैरह उसको बचाने के लिए ऑपरेशन राजहंस शुरू किया गया था। इसी अभ्यारण्य के अंदर, इसी नेशनल पार्क के अंदर 2006 के अंदर सफ़ेद सारस वगैरह है उसको बचाने के लिए ऑपरेशन राजहंस वगैरह स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये याद रखना। मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? नवंबर 1955 के अंदर, नवंबर 1955 के अंदर इसकी स्थापना एक अभ्यारण्य के रूप में हुई थी। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा गया था? दरा वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से जाना। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, दरा वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और 2003 तक इसका नाम था दरा अभ्यारण्य था, जिसका नाम चेंज करके राजीव गांधी नेशनल पार्क रखा गया था। राजीव गांधी नेशनल पार्क है, पहले इसका नाम क्या था? दरा वन्य जीव अभ्यारण्य। इसको मुकंदरा हिल्स के एक राष्ट्रीय उद्यान इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मुकंदरा की पहाड़ियों में स्थित है। साथ में मुकुंद सिंह को सम्मानित करने के लिए कोटा के शासक थे मुकुंद सिंह, ठीक, उन्हीं के नाम पे क्या है कि इसका नाम मुकंदरा हिल से रखा गया था। सरकार के द्वारा प्रयास किया गया था, 2006 के अंदर सरकार के द्वारा प्रस्ताव रखा गया था कि मुकंदरा हिल्स पार्क के नाम पे इस नेशनल पार्क का नाम वगैरह रखा जाए। जब जाके 2013 के अंदर 2012-13 के अंदर इस पार्क का नाम क्या है कि मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान पड़ा था। इससे पहले इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। उससे पहले 2003 से पहले इसको दरा वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था। ठीक है, 10 अप्रैल 2013 को टाइगर रिजर्व की स्थापना की थी और ये राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व था। पहला टाइगर रिजर्व रणथंभौर, सेकंड सरिस्का, और तीसरा मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व के रूप में इसको स्थापित किया गया था। और चौथा कहाँ पे हो रहा है? रामगढ़ विषधारी, जो बूंदी का रामगढ़ विषधारी है वहाँ पे चौथा टाइगर रिजर्व राजस्थान का क्या कि स्थापित हो रहा है दोस्तों। तो ये फैक्ट याद रखोगे। और टाइगर रिजर्व के अंदर कौन कौन चीज़ों को शामिल किया गया था? जवाहर सागर अभ्यारण्य, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, दरा अभ्यारण्य के कुछ भाग को मिला के 199 वर्ग किलोमीटर एरिया को मिला के राजस्थान का तीसरा नेशनल पार्क है, उसकी स्थापना की गई थी। तो तीसरा नेशनल पार्क है राजस्थान का, वो 2013 के अंदर नेशनल पार्क के रूप में इसके अंदर कौन कौन से? जवाहर सागर, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य और दरा अभ्यारण्य के रूप में 199 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप डाटा वगैरह याद रखना दोस्तों। थोड़ा सा और याद करते हैं, मुकंदरा हिल्स वगैरह है उसके अंदर पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? एक तो अबली मेणी का महल है, राजस्थान का दूसरा ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताओ कि राजस्थान का क्या है कि जो ताजमहल है वो किसको कहा जाता है? जोधपुर के अंदर है, कहाँ पे है? ठीक है, राजस्थान का ताजमहल। ठीक है, तो वो बताओगे। अबली मेणी का महल है वो कोटा के नरेश राव मुकुंद सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था, ये याद रखोगे। गुप्तकालीन मंदिर है, खंडर वगैरह है जहाँ पे भीमचोरी स्थित है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के अंदर होड़ों के द्वारा बनाया गया बारडोली का प्रसिद्ध शिव मंदिर है। ठीक है, और राजस्थान का पहला मंदिर है जिसपे निर्माण तिथि वगैरह अंकित की गई है। बारडोली का जो शिव मंदिर है दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर होड़ों के द्वारा बनाया गया था, और राजस्थान का पहला प्रमाणित तिथि आधारित क्या कि मंदिर वगैरह है ये। ठीक है, गारगोन किला भी है, गारगोन तोता के रूप में भी प्रसिद्ध है, हीरामनी तोता या गारगोनी तोता वगैरह। ठीक है, रावठा महल वगैरह भी क्या है कि मुकंदरा हिल्स के अंदर स्थित है। तो ये सारे के सारे फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, रालसा के द्वारा एक विशेष अभियान स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा? रालसा के द्वारा। रालसा का नाम क्या है भाई? राजस्थान
विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक है। राजस्थान की विधिक के विधि कॉलेज है, उसमें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा विधिक जागरूकता कार्यक्रम वगैरह स्टार्ट किया गया, ठीक है। महिला दिवस के अवसर पे ये कार्यक्रम 7 दिवसीय कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, जिसके अंदर कानून के क्षेत्र के अंदर जागरूकता वगैरह फैलाने के लिए रालसा के द्वारा ये अभियान स्टार्ट किया गया था। तो अपन को क्या करना है भाई, अपने को रालसा के बारे में जानना है, ठीक है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसकी स्थापना देखो भारत के अंदर भारत सरकार के द्वारा 1987 के अंदर एक एक्ट लेके आती है, ठीक है, जिसमें विधिक सेवा प्राधिकरण के रूप में जहाँ से क्या कि लोक अदालत वगैरह का क्या कि उद्गम होता है दोस्तों, ठीक है। तो सरकार के द्वारा एक संसद के द्वारा कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम लेके आई थी 1987 के अंतर्गत। उसके बाद में राज्यों के अंदर भी ऐसा होने लगा और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, इसका अंदर क्या है कि नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 39(1) के तहत जो गरीब और तबके के लोग जो लोग वगैरह है, जिनको क्या कि कानूनी रूप से पहुंच वगैरह नहीं है, उनको न्याय वगैरह की सुविधा प्रदान करने के लिए, सस्ती दर पे क्या है कि न्याय वगैरह की सुविधा प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। संसद के द्वारा 1987 में एक्ट लेके आई थी और वहाँ पे क्या कि एक राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, जिसके अंतर्गत जो गरीब तबके के लोग, जो संवेदनशील समाज वगैरह है, उसको कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए, फ्री के अंदर क्या है कि न्यायिक सुविधा प्रदान करने के लिए ये प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। वैसे ही राजस्थान के अंदर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, वो राज्य सरकार के द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से 7 जुलाई 1998 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। तो आप इतना याद रखिए कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1998 के अंदर। डेट भूल जाइए, 1998 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तालुका स्तर पे कानूनी सेवा समितियों की स्थापना की जाती है और राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पे विधिक सेवा प्राधिकरण की रूपरेखा तैयार की गई थी। जो 1987 का एक्ट आया था संसद के माध्यम से, इसके अंदर प्रत्येक जो सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया और जो तालुका स्तर पे जो जिला न्यायालय वगैरह रहता है, उसमें एक विधिक सेवा समिति, कानूनी सेवा समिति की निर्माण किया गया। साथ में त्रिस्तरीय, एक तो राष्ट्रीय स्तर पे कानूनी सेवा प्राधिकरण है, एक राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है प्रत्येक राज्य के अंदर, एक जिला स्तर पे जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है, जिसके अंदर क्या है कि फ्री के अंदर न्याय वगैरह प्रदान किया जाता है दोस्तों। और सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम है, वो 1995 के अंदर कब आए थे, इससे विधिक सेवा से संबंधित क्या है 1995 के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा नियम भी क्या है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से क्या कि तैयार वगैरह किए गए थे। इसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों, जिसके बारे में बात करें, ये फैक्ट आप रट लीजिए कि जो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, उसका पैट्रन इन चीफ और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों। ये चीज़ आप याद रखना, कंपटीशन के अंदर ऐसे पूछा जाता है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, उसका पैट्रन इन चीफ और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन होता है। तो प्रत्येक जो राज्य के अंदर क्या है कि जो राज्य स्तर पे विधिक सेवा प्राधिकरण है, उसका पैट्रन इन चीफ वगैरह है, वो वहाँ के वर्तमान सुप्रीम जो हाई कोर्ट वगैरह है, उसका मुख्य न्यायाधीश। आप राजस्थान के अंदर कौन है भाई, ऑनरेबल जस्टिस महेंद्रा मोहन श्रीवास्तव है दोस्तों। ये एक्टिंग चीफ जस्टिस है राजस्थान हाई कोर्ट के, ठीक है, जिसको रालसा वगैरह है उसका एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी है और पैट्रन इन चीफ भी यही है, ठीक है। अगला दोस्तों राज्य सूचना आयोग है, उसके द्वारा लापरवाही बरतने जाने पर उसमें सख्ती वगैरह दिखाई गई थी और शिक्षा और पंचायती राज के 5 अधिकारियों पे क्या कि 5-5 क्या कि 1000 रुपये का जुर्माना वगैरह भी क्या कि राज्य सूचना आयोग के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। राज्य सूचना आयोग के द्वारा सूचना का अधिकार कानून है, उसकी अनदेखी करने वाले जो भी अधिकारियों वगैरह है, उसके खिलाफ क्या कि इस तरह का रुख वगैरह अपनाया गया था, ठीक है। तो आपको राज्य सूचना आयोग है उसके बारे में बताता हूँ दोस्तों। राजस्थान क्या कि राज्य सूचना आयोग है, इसकी स्थापना दोस्तों, सूचना आयोग अधिनियम कब आया था, 2005 के अंदर दोस्तों संसद के द्वारा सूचना आयोग अधिनियम क्या है, सूचना अधिकार क्या है कि आरटीआई एक्ट वगैरह है, वो आरटीआई एक्ट है, वो 2005 के अंदर आया दोस्तों। और इसी के तहत राजस्थान के अंदर राज्य सूचना आयोग की स्थापना 18 अप्रैल 2006 के अंदर की गई थी। कब की गई थी, 18 अप्रैल 2006 के अंदर राजस्थान राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई थी दोस्तों। और राज्य का जो प्रथम सूचना आयुक्त है, राज्य का प्रथम सूचना आयुक्त कौन था, एमडी कोरानी साहब। एमडी कोरानी राजस्थान राज्य सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान के अंदर कौन है भाई, वर्तमान के अंदर है दोस्तों डीबी गुप्ता। कौन है भाई,
DB गुप्ता है दोस्तों, इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर रहता है। और राजस्थान राज्य सूचना आयोग है, इसके अंदर एक अध्यक्ष होता है, जो वर्तमान में के अंदर कौन है, DB गुप्ता। और 10 क्या है कि इसके अंदर क्या होते हैं, सदस्य वगैरह रहते हैं, जिनकी नियुक्ति वगैरह, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है दोस्तों, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल उन्हीं व्यक्तियों को क्या है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, जो एक समिति की सिफारिश के आधार पर, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता के अंदर एक समिति रहती है जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होता है, 3 सदस्यीय समिति रहती है। विधानसभा के अंदर विपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री खुद और मुख्यमंत्री के द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री रहता है। उन तीनों की समिति की सिफारिश के आधार पर राज्यपाल के द्वारा सूचना आयोग के सदस्यों का चुनाव किया जाता है या नियुक्त किया जाता है, अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखना। एक तो MD कोरानी याद रखिए, एक DB गुप्ता वगैरह है जो याद रखिए। अगली स्लाइड के बारे में बात करते हैं। कोटा के अंदर अबेड़ा जो बायोलॉजिकल पार्क है, अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे भाई, उसका प्रथम चरण है, उसको कंप्लीट कर दिया गया है। ये विधानसभा के अंदर राजस्थान के जो वन मंत्री है, फॉरेस्ट के जो मंत्री साहब हैं हेमाराम चौधरी है, इनके द्वारा विधानसभा के अंदर ये बोला गया है कि कोटा के अंदर जो प्रथम पार्क है, प्रथम चरण है अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, उसका कार्य पूरा हो गया। तो अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे, कोटा के अंदर। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे भाई, सज्जनगढ़ जो बायोलॉजिकल पार्क है ये दोस्तों उदयपुर के अंदर। कहाँ पे, उदयपुर के अंदर। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है वो कहाँ पे भाई, नाहरगढ़ है जयपुर के अंदर। और राजस्थान का ये पहला बायोलॉजिकल पार्क है। कौन सा, नाहरगढ़ जो बायोलॉजिकल पार्क है ये राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क है। ठीक है, अगली बात करते हैं भाई, डूंगरपुर के अंदर अपर घोड़ी बांध की जीर्ण शीर्ण नहरों का मरम्मत कार्य है वो बजट 2022-23 के अंदर सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी, बजट का प्रावधान किया गया था। अपने लिए काम की चीज़ क्या भाई, अपने लिए काम की चीज़ है ये। अपर घोड़ी बांध है वो कहाँ पे भाई, डूंगरपुर के अंदर। बस इतना याद रखिए कि अपर घोड़ी बांध है वो कहाँ पे है, डूंगरपुर के अंदर दोस्तों। नवनेरा बैराज है, उसकी स्थापना कहाँ की जा रही है, कोटा के अंदर। ठीक है, इसराना बांध है, उसकी स्थापना कहाँ पे की जा रही है, सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ पे, सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, एक कानड़िया जो बांध है, कानड़िया बांध है वो कहाँ पे, टोंक के अंदर। चाकण बांध है वो भी दोस्तों कहाँ पे, टोंक के अंदर। ठीक है, तो ऐसे बांध वगैरह का नाम याद रखिए। अपर घोड़ी बांध कहाँ पे, तो ये। नेक्स्ट दोस्तों सुजस पत्रिका के बारे में बात करते हैं। सुजस प्रदेश के अंदर 50 राज्य मार्ग वगैरह है उसको नेशनल हाईवे घोषित किया जाए, ये मुख्यमंत्री साहब हैं उनके द्वारा बोला गया है। गहलोत साहब ने ये बोला है कि केंद्र सरकार से राजस्थान के 50 राज्य मार्ग वगैरह है उसको राष्ट्रीय राजमार्ग वगैरह के अंदर घोषित किया जाए। इस तरह की प्रस्ताव वगैरह है वो जल्दी से केंद्र सरकार को सौंपा जाए, ये टारगेट रखा गया है। साथ में क्या है कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई थी, केंद्रीय सड़क मंत्री है जो नितिन गडकरी साहब हैं उनके साथ में गहलोत साहब की क्या है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। और इसमें क्या है कि दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग है, कौन सा भाई, 19 जो NH है, राष्ट्रीय नेशनल सॉरी क्या है कि जो नेशनल हाईवे है 19 है जो दिल्ली और जयपुर के बीच में दोस्तों, उसकी विभिन्न परियोजनाओं लगभग क्या है कि 18 परियोजना वगैरह है उसका शिलान्यास वगैरह, लोकार्पण वगैरह, उद्घाटन वगैरह है वो इस बैठक के अंदर किया गया था। 1407 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। आप तो NH 19 याद रखिए जो दिल्ली और जयपुर के बीच में। ठीक है, ये चीज़। और इसके अंदर क्या फैक्ट है सड़कों की, इसमें आप ये याद रख सकते हो कि बीते हुए 3 साल के अंदर 18,000 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 42,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण है। वो जो ये महत्वपूर्ण डाटा है दोस्तों, ये आगे उनके ट्वीट के अंदर देख लेते हैं। ठीक है, सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा पिछले 3 साल के अंदर 18,000 करोड़ रुपए की लागत से 42,000 किलोमीटर लंबे सड़क मार्गों का विकास करवाया है, ये गहलोत सरकार का मानना है। दूसरा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसके तृतीय चरण के अंदर 4500 करोड़ रुपए, कितने, सॉरी दोस्तों, ये क्या है भाई, 4500 किलोमीटर लंबी सड़क है उसका निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत करवाया गया है। 2022-23 के अंदर बजट के अंदर सरकार के द्वारा सड़कों के विकास के हेतु 5133 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये तीनों की तीनों डाटा वगैरह है, आप याद रखिए। नेक्स्ट दोस्तों, एमनेस्टी स्कीम के बारे में बात करते हैं। एमनेस्टी स्कीम है वो किससे संबंधित, एमनेस्टी स्कीम 2022 है दोस्तों। इसके अंदर क्या है, छूट वगैरह दी जाती है। इसके अंदर क्या दी जाती है, छूट वगैरह का प्रावधान है वो किया जाता है। ठीक है, तो क्या भाई प्रावधान वगैरह इसके अंदर क्या है, इसके अंदर के जो कैटेगरी 2 है उसके अंदर 50% के स्थान पे अब की बार जो ब्याज और जो मूलधन वगैरह रहते हैं उसमें 60% कर की छूट का प्रदान किया गया। ठीक है, और राज्य सरकार के जो सभी उपक्रम वगैरह है इसमें
इतना याद रखिए कि ब्याज वगैरह हो गया, मूलधन वगैरह, उसमें क्या है कि छूट वगैरह दी जाती है यदि आप टैक्स वगैरह के अंदर पारदर्शी वगैरह रखते हो। और एमनेस्टी स्कीम के बारे में कभी और दिन बात करेंगे दोस्तों। प्रत्येक जिले के अंदर, अगला, प्रत्येक जिले के अंदर खाद्य सुरक्षा प्रयोगशालाओं का गठन किया जाएगा। ये विधानसभा के अंदर क्वेश्चन उठा गया था, प्रसादी लाल मीणा जो चिकित्सा मंत्री है उनके द्वारा बोला गया था। एक तो क्या कि युद्ध से शुद्ध के लिए अभियान, यानी युद्ध से शुद्ध के लिए अभियान है, ये खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट रोकने वगैरह के लिए ये स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी अफसर वगैरह है, वो भी 250 पोस्ट वगैरह निकली हुई है, इस क्षेत्र के अंदर काम किया जा रहा है। साथ में क्या है कि 11 जिलों के अंदर ऑलरेडी खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला है, उसकी स्थापना की जा चुकी है। और प्रत्येक जिले के अंदर टारगेट रखा गया है कि खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला है उसका गठन वगैरह किया जाए। ये बजट के अंदर प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, कृषि कनेक्शन के लिए रोड मैप बनाने की बात की गई है। किसके लिए? कृषि कनेक्शन वगैरह, किसान वगैरह है उसको लंबित कनेक्शन वगैरह प्रदान करने के लिए, उनको जारी करने के लिए, ठीक है, सभी लंबित विद्युत कनेक्शन है उसको जारी करने पर बढ़ने वाली जो बिजली की मांग वगैरह है उसका आंकलन करने का भी क्या है कि सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है। साथ में क्या है कि राजस्थान राज्य ऊर्जा विकास निगम है उसके द्वारा ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पे? झुंझुनू के अंदर दोस्तों 14.9 मेगावाट की क्षमता का बायोमास प्लांट की स्थापना की गई है। ये फैक्ट याद रखोगे आप, ठीक है, यही काम की चीज़ अपने को। नेक्स्ट दोस्तों, नमिता गोखले उसका उपन्यास अंधारी, उसका लोकार्पण किया गया था। भारतीय अंग्रेजी की प्रसिद्ध लेखिका है, ठीक है, नमिता गोखले दोस्तों भारतीय के अंग्रेजी की प्रसिद्ध लेखक है नमिता गोखले। उनका एक नवीनतम उपन्यास है जिसका नाम क्या है भाई? अंधारी। तो याद रखना दोस्तों, अंधारी वगैरह उपन्यास है वो किसका है? नमिता गोखले। उसको चर्चित बुक थी थिंग्स टू लीव बिहाइंड। इसको 2021 के अंदर अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी के द्वारा एक प्रतिष्ठित पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी क्या कि मिल चुका है। ये जो नमिता गोखले अंग्रेजी की प्रसिद्ध लेखिका है उसको 2021 के अंदर थिंग्स टू बिहाइंड क्या कि ये बुक वगैरह थी उसके लिए साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कार से नवाजा गया था अंग्रेजी भाषा के लिए, ठीक है। और इनके द्वारा एक नया उपन्यास जारी किया गया जो अंधारी, ये आप याद रखोगे दोस्तों। और इसके अंदर क्या था, जो साहित्य अकादमी है उसके द्वारा 24 भाषाओं के अंदर हर साल क्या है कि साहित्य पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो ये भी आप याद रखोगे। 22 भाषा जो संविधान के अंदर उल्लेखित है और 2 भाषा अंग्रेजी और राजस्थानी। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ 2022-21 का राजस्थानी भाषा के अंदर किसको साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है, साहित्य अकादमी के द्वारा। अगला दोस्तों, राज्यपाल के द्वारा एक नई पुस्तक का विमोचन किया गया। तो इसके लेखक कौन है? पहले तो ये मान करिए, एक तो क्या कि नवीन कुमार गर्ग और अंतरिक्ष कटारा, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है आयुर्वेद हर्बल फार्मूलेशन एंड टेस्टिंग प्रोटोकॉल फॉर क्वालिटी कंट्रोल। ये बुक का नाम है दोस्तों आयुर्वेद एवं हर्बल फार्मूलेशन ए टेस्टिंग प्रोटोकॉल फॉर क्वालिटी कंट्रोल नामक पुस्तक वगैरह है। उसका विमोचन राज्यपाल कलराज मिश्र है उसके द्वारा किया गया था। और किसके द्वारा लिखा गया है? नवीन कुमार गर्ग और अंतरिक्ष कटारा के द्वारा ये बुक वगैरह लिखी गई है। नेशनल, अगला दोस्तों, सरकार के द्वारा, केंद्रीय कैबिनेट है उसके द्वारा नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई है। सरकार के पास जो खाली पड़ी भूमि वगैरह है उसका मोनेटाइजेशन करने के लिए, उसको उपयोगी बनाने के लिए, उससे कैसे सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो सके, इसके लिए नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन की स्थापना केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा की गई। ये चीज़ याद रखोगे दोस्तों, ठीक है। अगला कुछ क्वेश्चन है, झरोखा उत्सव वगैरह है वो कहाँ मनाया जाता है भाई? झरोखा जो उत्सव वगैरह है दोस्तों पारंपरिक और भारतीय हस्तशिल्प क्या कि ये इस बार का जो झरोखा उत्सव था वो 13 राज्यों के अंदर आयोजित किया गया था, जिसके अंतर्गत क्या है कि जो पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा और कला और संस्कृति का एक उत्सव, ये याद रखोगे, जहाँ पे कारीगर वगैरह है अपने जो भी हाथों से निर्मित क्या कि उत्पाद वगैरह है उसको झरोखा उत्सव के अंदर प्रस्तुत किए जाते हैं। बस इतना याद रखिए, ठीक है। एक ऊंट संरक्षण और विकास नीति जारी करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। राजस्थान के द्वारा ऊंट संरक्षण और विकास की नीति देश के अंदर पहली बार जारी की है, ठीक है। तो ये याद रखोगे। हंसा एनजी के बारे में बात करते हैं। हंसा एनजी भारत के अंदर निर्मित पहला स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर है, ठीक है। हंसा एनर्जी या एनजी दोस्तों भारत में निर्मित पहला स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर, ठीक है, ये याद रखोगे।
छत्तीसगढ़ के अंदर कर्मचारियों के लिए, जिस तरह का राजस्थान के अंदर क्या है कि 2004 के बाद में जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए जो पेंशन की व्यवस्था थी उसको वापस राजस्थान सरकार के द्वारा बहाल की गई थी, वैसे के वैसे कदम वापस छत्तीसगढ़ के द्वारा उठाए गए हैं और छत्तीसगढ़ के द्वारा राजस्थान सरकार को फॉलो किया गया है। वहाँ के कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन वगैरह थी उसको बहाल किया गया है दोस्तों, ठीक है। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी दोस्तों कि इनके द्वारा गोबर से निर्मित, ठीक है, गोबर से निर्मित क्या कि बैग वगैरह है, उसमें छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री उनके द्वारा बजट पेश किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो ये चीज़ आप फैक्ट वगैरह याद रखिए। मध्य प्रदेश के अंदर चाइल्ड बजट वगैरह पेश किया गया था। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने कृषि बजट पेश किया था अलग से, ठीक है। ये भी चीज़, जडेजा दूसरी बार बने नंबर 1 ऑलराउंडर वगैरह। 2017 के अंदर भी क्या है कि ये शीर्ष के ऑलराउंडर थे। अभी आईसीसी की रैंकिंग के अंदर जडेजा दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर है दोस्तों। दूसरे स्थान पे कौन है? वेस्ट इंडीज़ के जेसन होल्डर, वेस्ट इंडीज़ के जेसन होल्डर हैं जो दूसरे स्थान पे क्या कि ऑलराउंडर है आईसीसी की रैंकिंग के अंदर। नंबर 1 पोजीशन पे है रविंद्र जडेजा, ठीक है। राखी दूसरी बार बेस्ट अपकमिंग प्लेयर घोषित किए गए। कौन भाई? राखी साहब। ये राखी साहब है दोस्तों जिसने 67वीं वरिष्ठ राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता के अंदर लगातार दूसरे वर्ष अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी राखी रणवा है उसको बेस्ट अपकमिंग ये रणवा साहब है, ठीक है, राखी रणवा, ये याद रखना। जो 67वीं वरिष्ठ राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता है उसमें दोस्तों इसको अंतर्राष्ट्रीय अपकमिंग क्या है कि प्लेयर वगैरह घोषित किया गया है, ठीक है, लगातार दूसरी बार। अगला बात करते हैं ऋषभ पंत है, उसको डीटीएच का ब्रांड क्या कि एम्बेसडर वगैरह बनाया गया है, ठीक है। ये भी आप डिश टीवी क्या कि इंडिया लिमिटेड है, किसके द्वारा? डीटीएच D2H, ठीक है, डिश टीवी इंडिया लिमिटेड है, उसके द्वारा ऋषभ पंत है उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो ये आप फैक्ट याद रख सकते हो। अगला दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, ये आप क्वेश्चन देखना कितने शानदार क्वेश्चन है कि किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष के अंदर पहला स्थान हासिल किया। मिशन इंद्रधनुष है वो सरकार का जो टीकाकरण से संबंधित कार्यक्रम है जिसके अंदर सबसे जो बेस्ट रैंकिंग वगैरह किसने हासिल किए? उड़ीसा ने। उड़ीसा देश का वह राज्य है जिसने मिशन इंद्रधनुष के अंदर बेहतरीन काम किया था, ठीक है। उड़ीसा ने मिशन इंद्रधनुष के अंदर पहला स्थान हासिल किया है, ये याद रखोगे। भारत सरकार ने मिशन इंद्रधनुष है वो पहली बार क्या कि कब शुरू किया गया था? 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। स्मार्ट सिटीज मिशन था, उसमें 6 साल के अंदर पहली बार राजस्थान दूसरे स्थान पे था, झारखंड पहले स्थान पे था, ये भी याद रखोगे। सेकंड नंबर पे स्मार्ट सिटीज़ के अंदर वार्षिक कार्य आंकलन के अंदर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला सेकंड नंबर पे राजस्थान था दोस्तों, याद रखना। मिशन इंद्रधनुष के अंदर पहले स्थान पे उड़ीसा है, ठीक है। ये मिशन इंद्रधनुष है वो 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। इसके अंदर का टारगेट क्या है कि 12 बीमारी वगैरह है उनका टीका वगैरह गर्भवती महिलाएं वगैरह प्लस बच्चे वगैरह हैं उनमें 90% पूर्ण टीकाकरण की कवरेज सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था। उसके बाद में सघन मिशन इंद्रधनुष भी स्टार्ट किया गया था। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है उसका स्थापना दिवस निम्न में से कौन से दिन मनाया जाता है? जो CISF है दोस्तों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, 10 मार्च को, इसका आंसर क्या होगा? 10 मार्च। अगला, किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है? तो कौशल्या जो मातृत्व योजना है दोस्तों उसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा की गई। बजट के अंदर कौशल्य मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा की गई है। दलित बंधु योजना वो किस सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है? दलित बंधु योजना है वो दोस्तों तेलंगाना सरकार की योजना है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार की, दलित बंधु योजना है वो तेलंगाना। अगला, भारत में सेन मुद्रा के अंदर भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों। कहाँ पे? सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण बिहार के अंदर किया जा रहा है, सेन मुद्रा के अंदर, यानी सोते हुए लेटे हुए भगवान क्या कि बुद्ध की मूर्ति वगैरह है उसका सबसे बड़ी मूर्ति है उसका निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? बिहार के अंदर। अगला दोस्तों, किस IIT संस्था ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, बहुत शानदार, कितने शानदार क्वेश्चन है। किस IIT संस्था ने परम गंगा नाम से सुपर कंप्यूटर है वो लॉन्च किया है दोस्तों? IIT रुड़की, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के उपलक्ष्य के अंदर भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क के कौन से शहर के अंदर खोला गया? कितना शानदार क्वेश्चन है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और उसी के उपलक्ष्य के अंदर भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क की स्थापना हैदराबाद के अंदर की गई है। कहाँ पे की गई? हैदराबाद के अंदर। ठीक है। किस राज्य सरकार ने पाल दव वाव नरसंहार के 100 साल पूरे किए दोस्तों? तो राज्य सरकार का नाम क्या भाई? गुजरात। ठीक है। तो ये आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी। बहुत शानदार करंट अफेयर्स था दोस्तों। मेरी तबीयत खराब हो रखी है, फिर भी आपके लिए मैं लेके आया। यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो आप सपोर्ट करो। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। लगे रहिए आप तो।